हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हाजिर है फिर से आपके साथ 3 नई कहानियों के साथ में। ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद में हमें पूरा भरोसा है आपके शरीर में डर की एक लहर दौड़ जाएगी। लेकिन यह अनुभव करने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना बेहद ज़रूरी है। कहानी की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। देरी ना करते हुए रुक करते हैं अपनी कहानियों की तरफ। एक राहुल नाम के लड़के की। राहुल एक स्टूडेंट था जो कि 12वीं की पढ़ाई पूरी कर चुका था और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। राहुल को एग्ज़ाम देने के लिए गुजरात जाना था, तो वो अपने घर से निकल पड़ता है और एक ट्रेन पकड़ता है, जिससे काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद, लगभग 15 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वो गुजरात पहुंच जाता है। लेकिन तब तक रात बहुत हो चुकी थी, मौसम सर्दी का था। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पे उतरता है तो उसे काफ़ी सन्नाटा सा महसूस होता है। वहाँ से निकलने के बाद रात काफ़ी हो चुकी थी। उसने सोचा क्यों ना मैं किसी होटल में रुक जाता हूँ, तो वो अपने बजट के अनुसार एक होटल वहाँ पे ढूंढने लगता है। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद में उसको एक होटल काफ़ी सुनसान सा, आधी लाइटें बंद हुई, उसको दिखाई देता है। लेकिन तब तक वो होटल काफ़ी ढूंढ कर वो थक चुका था। वो सोचता है क्यों ना यार मैं इसी होटल में एक रात ही तो गुजारनी है, क्यों ना मैं इसी होटल में रुक जाता हूँ। तो वो रिसेप्शन पे जाता है और रिसेप्शन वाले से बोलता है, अरे भैया क्या कोई कमरा खाली है क्या? हाँ भैया खाली है, ये आवाज़ थी वहाँ पे मैनेजर की। राहुल वहाँ पे अपने आईडी प्रूफ देता है और वहाँ से चाबी लेकर सीधे ऊपर रूम की तरफ बढ़ता है। वो दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, वहाँ पे जैसे ही अंदर जाने पर उसको कमरे में चारों तरफ जाले दिखाई देते हैं और वहाँ का जो माहौल था रूम का वो काफ़ी डरावना था। खैर, इन सब बातों को वो नज़रअंदाज करके अपने कपड़े चेंज करता है। फ्रेश होकर वो खाने के लिए नीचे उतर के वापस फिर से आता है। थोड़ी देर खाना खाने के बाद वो सोचता है क्यों ना मैं थोड़ा सा टहल लूँ। वो टहलने के लिए वहीं रिसेप्शन पे थोड़ी सी जगह होती है, करीब 5-10 मिनट वो वहाँ पे टहलने के बाद ऊपर फिर से वापस सोने के लिए चला जाता है। वापस सोने के लिए गया, तब तक समय काफ़ी हो चुका था, मौसम सर्दी का था, हवाएं तेज़ चल रही थीं। तो वो जाके सोने की कोशिश करता है। वहाँ पे जाके वो लेटा, करीब 1 बज रहा था उस समय। जैसे ही वो लेटने वाला था कि उससे आवाज़ आती है अचानक विंडो से, कि जैसे कोई पायल की घुंघरू की आवाज़ उसे समझ में आती है। वो तुरंत भाग कर वापस विंडो पे जाता है और वहाँ पे देखता है जाकर, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। उसने इसको भी नज़रअंदाज किया और फिर से वो अपने बेड पे सोने के लिए चला जाता है। एक बार फिर से जैसे ही वो लेटने वाला था, फिर से वही आवाज़ तेज़ी के साथ उसको सुनाई देती है। वो फिर से झांकता है, वहाँ पे फिर से कुछ नहीं दिखाई देता। इतने में वो काफ़ी गुस्सा हो चुका था और उसने वहाँ पे रखा फ़ोन मिलाया और मैनेजर को कॉल किया और मैनेजर को कॉल करके बोला, अरे क्यों भैया, यहाँ पे कितनी देर से पायल की आवाज़ें आ रही हैं, क्या वो आवाज़ें आपको आ रही हैं? उधर से एक आवाज़ आती है, नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो आपको लग रहा होगा क्योंकि हवाएं चलती हैं इस वजह से। चलो कोई बात नहीं। उसने फ़ोन रख दिया, फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो घुंघरू की आवाज़ ज़्यादा ही तेज़ थी। वो फिर से एकदम सहम के बैठ जाता है और नीचे की तरफ चल पड़ता है। वापस नीचे होटल के रिसेप्शन के रास्ते होते हुए वापस रोड की तरफ जाता है। वहाँ पे देखता है कि एक औरत थी जो कि सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी और उसके बाल काफ़ी लंबे थे।
और वे उसके पास जाता है तो वहाँ पहुँचते ही वो औरत फिर से वहाँ से गायब हो जाती है। इतना करके वो डर जाता है, काफ़ी सहम जाता है। वो वापस फिर से होटल की तरफ भागता है। होटल की तरफ वो भाग ही रहा होता है कि उस औरत ने फिर से उस पायलों की आवाज़ करी और उसको ऐसा लगा कि वो उसको कहीं लेके जा रही है। वो सारी अपनी मानसिक स्थिति को खो चुका था और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है, वो एक डरावना जंगल सा था। हवाएं तेज चल रही थीं, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। जैसे ही उसने वहाँ पे देखा कि काफ़ी वहाँ पे लाशें रखी हुई थी, अचानक वो ये सब देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और चीखने से वापस वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब तक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो फिर से गिर पड़ता है। भागते भागते होटल की तरफ भागता है। फिर वहाँ पे एक आदमी दिखता है। वो उससे पूछता है, अरे भाई क्या हुआ? अचानक वो रो के फिर से बोलता है, अरे कुछ नहीं भैया, मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। वो फिर से पूछता है, अरे क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने वो सारी बात उसको बताई। तो वो आदमी उससे कहता है, अरे आप इस होटल में ठहरे थे क्या? ये होटल तो काफ़ी दिन पे बंद पड़ा हुआ है। जैसे ही उसने ये बात सुनी, वो काफ़ी सहम जाता है। फिर वो आदमी फिर से बोलता है, चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे घर चलिए और रात भर वहाँ पे रह सकते हैं आप। तो वो कहता है, चलो ठीक है भैया। वहाँ पे जाने के बाद वो आदमी उससे बताता है कि ये होटल आपको कैसे यहाँ पे मिला? ये होटल तो बंद है 4-5 सालों से। अरे यहाँ पे एक घटना हो गई थी, एक लड़की आई थी, यहाँ पे रुकी थी और उसके साथ कुछ 4-5 लड़कों ने उसके साथ रेप कर दिया था। तब से वो औरत भूत बन के इन लोगों को, जो भी यहाँ पे रहने आते हैं, उसको बहुत डराती है। जाने कितने तो लोगों को वो मार चुकी है। राहुल अब काफ़ी सहम चुका था और ये सारी बातें उसके दिमाग में घर कर गई थी। वो काफ़ी वहाँ पे घबरा रहा था और बस वो ये सोच रहा था कितनी जल्दी सुबह हो और वो वापस घर चला जाएगा। लेकिन सुबह होती है, उसने उस आदमी को धन्यवाद कहा और वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन मन ही मन वो काफ़ी परेशान था। वो सोच रहा था। घर पहुँचने के बाद में काफ़ी दिनों तक तो डरा हुआ रहा। थैंक यू दोस्तों। जो मेरठ की एक सच्ची कहानी पे आधारित है, वहाँ एक नवयुवक कपल की कहानी है जो नए नए मेरठ में जीपी कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे। ये कहानी है ऋषभ और नूतन नाम के एक जोड़े की। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और मेरठ की उस जीपी कॉलोनी में नए नए रहने आए थे। वो दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा था और वहाँ पे काफ़ी दिन रहने के बाद एक दिन नूतन ऋषभ से बोलती है कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ 2 दिन के लिए। तो ऋषभ भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है और बोलता है, ठीक है, अगर जाने का मन है तो 2 दिन के लिए घूम आओ। नूतन इतना प्लान बना के किसी एक दिन जाने का वो फैसला करती है और एक दिन वो चली जाती है। नूतन आधे रास्ते पर ही पहुंची थी कि अचानक उसे अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, जिसलिए उसने वहाँ से जाना उचित ना समझकर वापस घर आना ठीक समझा। वो अपने घर आ गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें कुछ और ही देख रही थीं। दरवाजे पे खड़ी क्यों ऋषि किसी और लड़की के साथ, किसी और लड़की के बाहों में लेटा था।
इतना सब देखने के बाद आंखें गम से भर आईं और उस जगह दुख इस बात का था कि ये सब करते हुए नूतन के सामने ऋषि को एक भी दुख का महसूस या उसकी गैर मौजूदगी का महसूस एक पल के लिए उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। खैर, नूतन अपने दबे पांव वापस अपने मायके लौट आती है 2 दिन के लिए, और उसने अपने घर पे भी किसी को कुछ नहीं बताया था। और जब वो वहाँ से वापस आती है तो यहाँ ऋषभ से भी किसी भी बात को लेके वो डिस्कस नहीं करती है। एक दिन ऋषभ के दफ्तर लौटने के बाद उसने उसकी मनपसंद का खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद उसको खिलाया, और शाम को दोनों सोने चले जाते हैं और दोनों साथ में सो जाते हैं कि तभी अचानक ऋषभ के मुंह में मानो कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मुंह में कुछ लड़ रहा हो। और ये देखने के बाद ऋषभ ने अपनी लाइट की स्विच ऑन करी, और जैसे ही उसने स्विच ऑन किया था उस पंखे पे नूतन की लाश लटक रही थी। एक झटके में इस पूरे मंजर ने ऋषभ को हिला के रख दिया अंदर से, मगर एक पल के लिए वो अंदर से थोड़ा सा खुश भी था कि अच्छा हुआ जो भी हुआ। इतना होने के बाद नूतन की मौत हो जाती है, और उसके मौत के करीब 1 महीने बीते ही थे कि ऋषभ ने उसी लड़की के साथ शादी कर ली। खैर, शादी उनकी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, करीब 4-5 दिन ही हुए थे। उनको जीपी कॉलोनी में वहीं शिफ्ट हुए जहां नूतन और ऋषभ दोनों रहा करते थे। अचानक कुछ दिन बीते जब उनके पड़ोसियों को करीब 10 दिन तक ये लोग नजर नहीं आए, और उस घर से अजीब एक नाक को चीर के रख देने वाली बदबू महसूस होती थी। उन लोगों ने पुलिस को कॉल किया, और पुलिस आई तो उनके घर से ऋषभ और उस लड़की दोनों की डेड बॉडी देखकर मानो पूरा मोहल्ला शॉक्ड हो चुका था। अब उन दोनों की मौत के बाद वो कॉलोनी एकदम बंद पड़ी रहने लगी। जब से सारे लोगों में से ये पता चल गया कि वो कॉलोनी में 2 लोगों की 2 क्यों 3 लोगों की मौत हुई थी, तब से दूसरा कोई उसे लेने के लिए नहीं आया। और ये भी है कि उस कॉलोनी को शहर के कुछ हस्ती वाले लोगों ने लेकर दोबारा कुछ बनाने की भी कोशिश करी, लेकिन शायद उनकी वो कोशिश पूरी नहीं हो पाई। और इसके बाद कुछ और लोगों ने उसको तोड़कर नया घर बनाना चाहा, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाए। कहते हैं कि उस कॉलोनी में जाने के 3 दिन से ज्यादा कोई आदमी रह नहीं पाता जिंदा। एक दिन रात की बात है, बारिश काफी तेज हो रही थी। उधर से पिंटू और राजा नाम के 2 लड़के बारिश से छुपने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहे थे। अचानक उसको ये बिल्डिंग दिख जाती है, और वो दोनों इन बिल्डिंग में छुपने के लिए, बारिश से बचने के लिए नीचे बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं। खंडहर सी बिल्डिंग थी, ना कोई लाइट, काफी डरावना माहौल था वहां का। और वो लोग अचानक बैठे ही थे कि उनको तभी एक आवाज महसूस हुई। मानो वो इस तरह की आवाज थी जैसे कोई एक टेबल को उस फर्श से खिसकाता हुआ लेके जा रहा हो।
कुछ देर बाद वो सुनने के बाद दोनों कहते हैं चलो क्यों ना हम ऊपर जाके देखते हैं। उन्होंने ऊपर धीरे धीरे कदम बढ़ाए और जीने से ऊपर जाने लगे। उन्होंने देखा कि उस मकान के सेकेंड फ्लोर में एक सबसे लास्ट वाला कमरा जो था उसका एक गेट खुला पड़ा था। उन्होंने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और आगे कदम बढ़ाते रहे। कदम बढ़ाने के साथ साथ वो उस कमरे तक पहुंच जाते हैं और वहां जाके देखते हैं कि झांकने के बाद उनको ऐसा लगा कि वहां पे एक लालटेन जल रही है। दोनों उस कमरे के अंदर जाते हैं। पिंटू उस लालटेन को उठाने की कोशिश करता है और जैसे ही उसने उठाया मानो इतना गर्म लालटेन का वो पकड़ने वाला था, उसकी चीख निकल जाती है और वो लालटेन मानो वहीं जमीन पे फर्श पे गिर जाती है। और उस फर्श में गिर जाने की वजह से पूरे फर्श में उसका तेल निकल जाता है और धीरे 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 आग पकड़ लेती है। आग पकड़ने के बाद थोड़ी ही आग थी लेकिन लपटें उसकी इतनी ज़्यादा तेज थी कि उन दोनों को पीछे हटना पड़ा। इतना सब देखने के बाद वो दोनों थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और फिर अचानक वो देखते हैं कि उसी आग से आवाजें आ रही थी जिसमें एक लड़की और एक औरत की आवाज थी, सॉरी एक आदमी की आवाज थी। दोनों कुर्सी पे बंधे हुए थे और जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे। ये सब देख के मानो दोनों के पसीने छूट गए। इतनी गर्मी उनको महसूस हो रही थी अभी तक और अब उनका सारा बदन ठंडा पड़ चुका था। दोनों ये सोचे कहीं ना कहीं यार गलत फंस गए हम। वहां से भागने की कोशिश करते हैं और भाग के जाते हैं और वहीं नीचे छुपकर बैठ जाते हैं कि फिर उन्हें धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि कोई आ रहा है। पायलों की आवाज़ सुनाई दे रही थी उनको। उन्होंने ये आवाज़ सुन के एकदम अपने सांस को रोक के रखा, सांस रोक के रखे हुए थे और वो आवाज़ धीरे 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 उनके करीब बढ़ रही थी। और ये सब देखते देखते उनकी सांस काफ़ी दूर रोकने की वजह से मानो उनकी आंखें बाहर आई जा रही हों। और इतना सब देखने के बाद वो आवाज़ धीरे नज़दीक आई और उनके सामने से होते हुए ऊपर वाले फ्लैट की तरफ चढ़ने लगी, जीने की तरफ चढ़ने लगी। और ऊपर जाके एक दरवाज़ा खटखटाया एक लड़की ने और वो लड़की शायद नूतन ही होगी। उसने बोला, ऋषि दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है तुम उस लड़की के साथ में हो। ऐसा उसने बोला। सब कुछ नहीं, लेकिन काफ़ी देर खटखटाने के बाद वहाँ कोई भी उनको नज़र नहीं आया। वो वापस जाती है और दरवाज़ा बंद करके ये कहती, चलो ठीक है, तुम्हें नहीं खोलना है, मैं दिखाती हूँ तुमको मैं क्या कर सकती हूँ। ये कुछ लफ्ज़ होंगे नूतन के। और इसके बाद एक दरवाज़ा बंद होता है। सब ये सुन के काफ़ी परेशान होकर आता है और दरवाज़ा वापस वो खटखटाने लगता है। नूतन वापस दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो, गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इतना था। ये सब सुन के उन दोनों में ये आया कि यार इतना सब तो देख लिया है, चलो दोबारा चलते हैं देखने के लिए। और दोबारा से वो देखने के लिए ऊपर चढ़ते हैं। धीरे 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 कदम बढ़ाए जा रहे थे और उनके सामने अब की बार गेट का दरवाज़ा खुला हवा में हिल रहा था। डर उनके अंदर हावी था, लेकिन दोनों ने कहीं ना कहीं से हिम्मत को इकट्ठी करी और हिम्मत इकट्ठी करने के बाद उस कमरे तक पहुंच जाते हैं। और जब वो उस कमरे तक पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां एक लड़की की लाश
पंखे से झूलती हुई नजर आ रही थी। इतना सब देखने के बाद मानो दोनों के पूरे रूमे खड़े हो गए और बड़ी तेज से कांपने लगे। थोड़ी देर तो वो देखते रहे, मानो उनके पैरों में किसी ने कील मार के उनके पैरों को बांध दिया हो। धीरे धीरे वो लाश उस पंखे के साथ घूम रही थी और इसके बाद वो लाश ने अपनी आंखें खोली और उन दोनों की तरफ इस तरह से देखा मानो उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि उस गुस्से से ही आंखों से उन दोनों को जलाकर राख कर देने वाली वो नजर थी। इतना सब समझ पाते वो देखकर इतना तो समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो वहां से भागे और भागने के बाद उसमें पिंटू आगे था। दोनों जोर से भागे थे, लेकिन उस जगह पे पिंटू आगे निकल जाता है और राजा वहीं फंस जाता है। और इतना सब देखने के बाद पिंटू आगे बढ़ रहा था और अचानक ऐसा महसूस हुआ कि राजा को कोई पैर पकड़ के पीछे की तरफ खींच कर ले जाता है और एक चीख निकल आती है। और उसने देखा कि मानो राजा को किसी ने गर्दन पकड़ के उठाकर रखा हो और तेजी के साथ उस खिड़की से बाहर फेंक देता है। ये सब देख के पिंटू घबरा जाता है और वो जब देखता है कि खिड़की की तरफ भागता है, वहां देखता है कि राजा की तेज गिरने की वजह से मौत हो चुकी थी और वहां पे खून काफी बह रहा था। राजा इतना बुरी तरह गिरा था कि खोपड़ी पूरी तरह से उसकी खुल चुकी थी। यह सब देख के पिंटू काफी परेशान था और वो वहां से भागने के लिए कोशिश करता है। और जब वो भागने की कोशिश करता है तो अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और दरवाजा बंद होने के बाद वो आवाजें अभी जो पायल की आ रही थी उसे साफ साफ समझ में आ रही थी। वो जाकर वापस एक कमरे में चुपचाप अंधेले में बैठ जाता है, अपने सर को अपने घुटनों में दबा के सिर्फ और सिर्फ रोए जा रहा था कि अचानक लाइट की स्विच ऑन होता है और वो देखता है कि वो ही लड़की उस पंखे से वही लाश लटक रही थी। जैसे जैसे पंखा घूम रहा था वैसे ही वो लाश पंखे के साथ घूमते घूमते नीचे की तरफ आ रही थी। कुछ देर बाद वो लाश जमीन पे आती है, गिरती है। ये देख के मानो पिंटू की सांस नहीं ले पा रहा था, बहुत तेजी से घबरा रहा था। और वो लाश आगे उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये सब देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मरना तो आज किसी भी कीमत पे तय है। डर की वजह से उसकी चीख भी नहीं निकल पा रही थी। उसकी चीख मानो हलक में अटक के रह गई हो। और वो आगे बढ़ती लाश को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। और कुछ देर बाद सब ठीक हो जाता है। फिर अचानक उसकी जब आंख खुलती है मानो सवेरा हो चुका था वहां। और वो सब इतना देख पाके वापस इतनी तेजी के साथ बाहर भागने की कोशिश करता है और वहां से भाग के बस उस घर से बाहर निकलने के लिए केवल एक कदम ही बाकी था कि अचानक उसका मानो किसी ने पैर पकड़ के जोर से पीछे खींचा और वो मुंह के बल नीचे गिरा और एक चीख निकल आई उसकी। और उसको वो उसी तरीके से, ठीक जिस तरीके से राजा की मौत हुई थी, ठीक उसी तरीके से
मौत उसकी भी हो जाती है। आज की कहानी है दोस्तों बंटी की। बंटी करीब 7 साल के बाद अपने मामा के यहाँ घूमने आता है। रात में वो ट्रेन में आता है और प्लेटफॉर्म पे उसके मामा उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसके मामा के साथ वो गांव की तरफ बढ़ता है। गांव की कच्ची एड़ी तिरछी रास्ताओं में मामा की कार तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। घर पहुंचने के बाद बंटी फ्रेश होता है और सब लोग खाना खाते हैं और बिस्तर पे लेट जाते हैं। उसके मामा उसको एक नई नई कहानियाँ सुना रहे थे, लेकिन उन कहानियों में से एक कहानी ऐसी थी जिसने बंटी को सोचने पे मजबूर कर दिया, मानो वो कहानी उसके दिमाग में घर सी कर गई हो। वो कहानी थी उसके मामा के घर से करीब 10 मिनट की दूरी पे बने उस स्कूल की, जो कि करीब 20 सालों से बंद पड़ा था। उस स्कूल को जाने के लिए नदी को पार करके जाना पड़ता था और लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ पे अब भूतों का पहरा है। ये कहानी उसके मामा उसको सुना रहे थे। हो ना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ऐसा बंटी सोचता है। बंटी सबके सोने का इंतजार करता है और फिर 1 बजे की अलार्म लगा के सो जाता है। अलार्म बजती है और बंटी उठकर बैठ जाता है, मुंह धुलता है, फिर धीरे से वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है और उस तालाब की तरफ बढ़ता है। काली अंधेरी रात थी। तालाब के किनारे झींगुरों की आवाज़, सियारों की आवाज़ मानो उस रात को और ज़्यादा भयानक डरावनी बना रही थी। तालाब के किनारे पहुंचने के बाद वो ये सोचने लगता है कि वो इसको कैसे पार करे। नदी के किनारे वो खड़ा था कि एक आवाज़ आती है, क्या बाबू पार करा दें क्या? ये आवाज़ सुनकर बंटी झट से पीछे मुड़ के देखता है। देखा कि वहां एक नाव वाला खड़ा था। बंटी बोलता है, हाँ जाना तो है। बंटी फिर उस नाव वाले के साथ नाव पे नदी को उस पार करने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही नदी के बीच किनारे नाव पहुंचती है, बंटी अपने हाथ को उठाकर पानी छूने की कोशिश करता है। इतने में वो नाव वाला बोलता है, ओ बाबू ज़्यादा फिल्मी मत बनो, कोई आत्मा अगर हाथ पकड़ के खींच लेगी ना तो जान निकल जाएगी। इतने में बंटी हंसता है। आत्मा? आप गांव वालों के भी ना अंधविश्वास के अलग ही किस्से होते हैं। ये आवाज़ थी बंटी की। बंटी जैसे ही अपने हाथ को उस पानी में डालता है, उसे कोई तेजी से खींच के पानी के अंदर ले जाता है। मानो बंटी की दम घुट रही थी, एकदम फड़फड़ा रहा था। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, बहुत तेजी से फड़फड़ा रहा था
अचानक वो उठ के बैठ जाता है। ये वो सपना देख रहा था। खैर तब तक 1 बज गया था। बंटी ने देखा और धीरे से गेट खोल के वो बाहर जाता है और तालाब के किनारे पहुंच जाता है। वहाँ खड़ा होकर वो सोच रहा था कि वो उसको कैसे पार करे कि तभी अचानक आवाज़ आती है, ओ बाबू पार करा दें क्या। बंटी ये सुनकर एकदम सहम जाता है और पीछे मुड़ के जो देखता है मानो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कोई और नहीं, वही नाव वाला था जो उसने अपने सपने में देखा था। नाव वाले को मना करने के बाद वो उस नदी के एक तरफ बने हुए लकड़ी के पुल से जाने का निश्चय किया और जैसे ही वो उस पुल पे चल रहा था कि अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पीछे मानो कोई आ रहा हो। लेकिन बंटी ये सुनने के बावजूद भी रुकता नहीं है और आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही वो बीच पुल में पहुंचता है वो आवाज़ तेज होती है। बंटी वहीं रुक जाता है और अचानक से पुल टूटता है। बंटी नीचे नदी में गिर जाता है। वो नदी में डूबने लगता है और वो नाव वाला फिर से आता है और उस बंटी को निकाल कर नदी के उस पार पहुंचा देता है। काफ़ी परेशान था बंटी। वो आगे उस मैदान को देखता है जिसके एक किनारे पे वो स्कूल बना था। वो स्कूल की तरफ बढ़ता है और स्कूल के गेट पे पहुंचता है। बंटी ने जैसे देखा स्कूल का गेट इस जर्जर हालत में था जैसे मानो दीमक ने खा के रख दिया हो। बंटी उससे अंदर जाता है और स्कूल के सामने वाले कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद एकदम अंधेला था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा अपने आप अचानक बंद होता है और फिर एक छेद से रोशनी उस कमरे तक आती हुई दिखाई देती है। थोड़ी उस रोशनी से उसको राहत मिली ही थी कि अचानक किसी ने मानो उस छेद पे उंगली रख दी हो। रोशनी आनी बंद हो जाती है और थोड़ी देर के लिए वो वहीं खड़ा रहता है, मानो उसके सामने काला अंधेला छाया हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि कुर्सी में कोई उसके सामने बैठा है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी अचानक से आवाज़ आने लगती है जो कि उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये सब देख के बंटी के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। बंटी झटपट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है, मानो वो पत्थर सा हो गया हो। अचानक वो फिर से कोशिश करता है और भागता है। भागते भागते अचानक वो गिर पड़ता है और सामने दिखी कुछ फर्नीचर जिसमें वो घिसते घिसते पहुंचकर छुपने की कोशिश करता है। बंटी वहाँ छुप जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ उसकी तरफ बढ़ रही थी।
और वो बंटी को ढूंढ लेती है। फिर इसके बाद वो आदमी उस बंटी का गला दबा देता है, जिससे वो काफ़ी तेजी से दबाता है और बंटी की मानो जान निकली जा रही हो। बंटी जोर से पैर चटपटाता है, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंखें खुलती थीं, जब उसकी आंखें खुली, तब देखा कि सवेरा हो चुका था। बंटी ने उसके साथ जो भी रात में हुआ वो सोचकर काफ़ी परेशान था। वो वापस फिर से उस कमरे की तरफ जाता है जिस कमरे में उसके साथ रात में वो घटना हुई थी। वो उस गेट को फिर से खोलने की कोशिश करता है कि अचानक एक कबूतर उड़ता हुआ आता है और उसके सामने गिर पड़ता है। ये देखकर बंटी की मानो जान निकल गई हो, क्योंकि उसके मामा ने बताया था कि जब उस स्कूल में किसी की मृत्यु आती है तो वो कबूतर आके मर जाता है। बंटी वहाँ पे रोने लगता है और उस कमरे के तरफ अंदर जाता है और वहाँ देखता है कि कुर्सी पे जो आदमी बैठा था, जिसको वो रात में देख नहीं पाया था, उसको देख के मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसके मामा थे। इतना देखकर वो तेजी से रोने लगता है और मामा के गले से लगने की कोशिश करता है, लेकिन मामा के जैसे ही वो गले लगता है, वो मामा उसका गला दबा देते हैं और बोलते हैं, आज से कुछ 20 साल पहले मैंने इस स्कूल को खोलने के लिए काफ़ी लोगों से मिन्नतें करी थी। गांव वालों का भला हो इसलिए मैंने काफ़ी लोगों से मदद मांगी थी कि स्कूल दोबारा से खोला जाए, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। और जब मैं अपने एक दोस्त के साथ यहाँ आया तो गांव वालों को पता चला, तो वो गांव वाले पीछा करके आए और यहाँ पे हम दोनों को बहुत बुरी तरह से मारने लगे थे। इतने में मेरा दोस्त निकल जाता है, लेकिन मुझे ये लोग मार मार के हथमरा कर देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। रात में बहुत बुरी हालात में मैं पड़ा था, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी और मुझे शेरों ने मिलके खा डाला। इतना सब कहकर उसको बड़ा गुस्सा आता है और उसका गला दबा देते हैं। मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, ये आवाज़ थी उसके मामा की और उसकी बंटी की जान निकल जाती है। खैर, लोगों का अब मानना है वहाँ अब एक नहीं 2 आत्माएं रहती हैं। ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल हॉरर फिनोमिना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे जल्द ही एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।